हर घर की अपनी एक पहचान होती है। कोई घर अपने खुलेपन से जाना जाता है, कोई अपने अनुशासन से, और कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां हर चीज का हिसाब रखा जाता है। इस घर की पहचान भी कुछ अलग नहीं थी। यहाँ कुछ भी यूं ही नहीं होता था। कितनी दाल बनी, कितनी रोटी खाई गई, कितनी मिठाई रखी गई, सब कुछ गिना जाता था। और सिर्फ गिना ही नहीं जाता था, याद भी रखा जाता था। और इस घर की सबसे खास बात ये नहीं थी कि चीजें गिनी जाती थी, बल्कि ये थी कि गिनने वाली एक ही इंसान थी, शारदा देवी। सुबह का समय था। रसोई में रिया पहली बार अकेले नाश्ता बना रही थी। रिया, आटा कितना गूथा है तुमने? बस मम्मी जी, 4 लोगों के हिसाब से। 4 लोगों के हिसाब से मतलब? ये कोई जवाब हुआ? यहाँ अंदाज से काम नहीं चलता, यहाँ हिसाब से काम होता है। कितनी रोटी बनाओगी? 8-10 बन जाएगी साटे से। 8 या 10 फर्क होता है दोनों में। देखो रिया, अगर 8 रोटी में काम चल सकता है तो 10 बनाने का मतलब है 2 रोटी एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा का मतलब है वेस्ट। इसलिए बहू, 8 की जरूरत हो तब ही 7 ही बनानी चाहिए। ये कैसा हिसाब हुआ? 8 की जरूरत हो तो 7 बनाओ। रिया ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। उसे लगा चलो अच्छा ही है, उसके ससुराल में खाने की कदर होती है, वेस्ट करने के बारे में कोई नहीं सोचता। इसलिए अपने मन को यही आश्वासन देकर उसे समझा दिया। रिया, तुमने 2 पराठे बना लिए हैं, पहला तो ठीक है, लेकिन दूसरा पूरा खत्म करना, आधा छोड़ना मत, क्योंकि आधा छोड़ा हुआ खाना सबसे बड़ा नुकसान होता है। और अगर छोड़ना ही है तो लेना ही मत, ठीक है बहू? जी। मम्मी, आप भी ना, कोई खा रहा है तो उसे खाने तो दो, ऐसे अच्छा लगता है क्या? और अगर वो आधा छोड़ दे तो फिर वो कौन खाएगा? तुम खाओगे? और वैसे ही बहुओं को फिट रहना चाहिए, इतना खाएगी तो फिगर खराब हो जाता है उसका। भाभी, आप मम्मी की बातों का बुरा मत मानिए, आप ले लीजिए ना। नहीं, मुझे सच में एक ही पराठे की भूख है, मुझे दूसरा नहीं चाहिए। अरे रिया, लेकिन अरे जब वो कह रही है कि नहीं है भूख तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? कल से अपने लिए एक ही पराठा बनाना रिया, कोई बात नहीं। जी। घर में कोई उनकी बात का सीधा विरोध नहीं करता था, क्योंकि हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि बड़ों के आगे बहस नहीं करते, चाहे वो सही हो या गलत। शारदा की बात रिया को बुरी तो लगी, इसलिए उसने दूसरा पराठा भी छोड़ दिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि शारदा इस बात को सिर्फ घर वालों तक नहीं, लेकिन मेहमानों पर भी लागू करती है। कुछ दिन बाद रिया के मायके वाले आए हुए थे। टेबल पर मिठाई रखी गई, काजू कतली और पिस्ता रोल। बहुत अच्छी मिठाई है। हाँ, मैंने खुद गिन कर रखी है, हर किसी के लिए 2 पीस, ताकि किसी को कम ना पड़े। अब इतनी महंगी मिठाई बार बार थोड़ी ना मंगवाएंगे बाजार से। जी जी। अरे भैया जी, वो मैंने बात के लिए रखा था, अभी 2 ही काफी है। हाँ, ज्यादा मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। देखिए, मैं आपका अच्छा ही सोच रही हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। बात मीठे की नहीं थी, बात उस एहसास की थी जो एक पल में मेहमान से हिसाब का हिस्सा बना देता है। रिया चुप बैठी थी, लेकिन अपने पापा और मम्मी की बेइज्जती वो देख नहीं सकी और झलके से बोल पड़ी। मम्मी जी, अगर थोड़ा ज्यादा खा भी लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ता है रिया, आदत यहीं से बनती है। आज 1 एक्स्ट्रा, कल 2 एक्स्ट्रा, फिर वही आदत घर को बिगाड़ देती है। मैं तो बस तुम्हारे पापा के भले के लिए कह रही हूँ। अरे रहने दीजिए ना, हम लोग वैसे भी ज्यादा नहीं खाते। रिया, ये सब मिठाई नमकीन सब ले जाओ, और ये फल, शगुन, काजू बादाम हम तुम्हारे लिए लाए हैं, ये भी ले जाओ। ये आप मुझे दे दीजिए बहन जी, ये सब मैं अपनी अलमारी में रख देती हूँ। और क्या है ना, बच्चों को खाने के वक्त कुछ समझ में नहीं आता। मम्मी, आप चुप रहिए प्लीज, क्या क्या कह रही हैं आप? अरे नहीं नहीं, मैं बस समझा रही हूँ, हमारे यहाँ हर चीज लिमिट में होती है। अब नई नई बहू है रिया, उसे कहाँ से ये सब पता होगा? उस दिन के बाद रिया ने पहली बार महसूस किया कि इस घर में खाना सिर्फ खाना नहीं है, ये एक हिसाब है, और हर इंसान उस हिसाब का हिस्सा है जिसका यहाँ एक निवाला तक गिना जाता है। तुम्हें कभी अजीब नहीं लगता क्या? हर चीज गिनी जाती है, कितना खाया, कितना लिया, किसने कितना खर्च किया, ये सब नॉर्मल है क्या? अरे मम्मी हमेशा से ऐसी है, उन्होंने पूरी जिंदगी इसी तरह घर चलाया। लेकिन हर चीज को गिनना जरूरी है क्या? मुझे तो इस घर में पेट भरकर खाने में भी डर लगता है कि कहीं माँ जी कुछ कह ना दे। उनके लिए जरूरी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो नहीं गिनेंगी तो सब बिगड़ जाएगा। रिया ने उस रात कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने पहली बार सोचना शुरू किया कि क्या हर चीज को गिनकर ही संभाला जा सकता है, या फिर कुछ चीजें बिना गिने ही ठीक रह सकती है। अगले दिन रसोई में रिया खड़ी थी, उसने आटा लिया, फिर थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर उसने धीरे से एक छोटा सा तराजू निकाला। ये वही तराजू था जो रिया अपने साथ लाई थी दहेज में। उसे लगा था कभी कभी वो इसमें राशन तोल लेगी,
लेकिन अब तक उसने उसे इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि उसे लगा था यहाँ उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब उसे लगा शायद यहीं इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मम्मी जी, आज से मैं भी हिसाब से काम करूंगी। मतलब अब कुछ भी अंदाज से नहीं बनेगा, सब कुछ तौल कर बनेगा ताकि एक दाना भी एक्स्ट्रा ना हो। अच्छा है, जल्दी सीख रही हो तुम इस घर के रिवाज। जितना जल्दी बहुएं सीख जाए ससुराल के नियम उतना ही अच्छा है। लेकिन रिया क्या सीख रही थी और क्या सिखाने वाली थी ये अभी किसी को समझ नहीं आया था। शारदा देवी के घर में हर चीज का एक तय नियम था और इस नियम की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वो बिना बोले भी चलता था। कोई पूछता ही नहीं था क्यों ऐसा है, बस मान लिया जाता था कि ऐसा ही होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से घर का माहौल थोड़ा अलग होने लगा था। बदलाव बड़ा नहीं था, बस इतना था कि अब हर चीज पहले जैसी अनदेखी नहीं रह गई थी। सुबह का समय रसोई में रिया खड़ी थी। टेबल पर आटा, दाल, चावल सब रखे थे और साथ में वही तराजू भी। रिया, आज ये तराजू में क्या रखा है? मम्मी जी, आप ही ने तो सिखाया है हिसाब से काम करना चाहिए, तो इसलिए अब सब कुछ तराजू में तोलकर बनाऊंगी, जैसे कोई भी चीज कम या ज्यादा ना हो। तुम सच में इसका इस्तेमाल करने वाले हो? हाँ, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ माँ जी, इससे सब कुछ परफेक्ट होगा। रिया ने पहली बार कुछ अलग नहीं किया था, बस वही तरीका अपनाया था जो उसे लगातार सिखाया गया था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो तरीका हर चीज पर लागू हो रहा था। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर रिया ने हर प्लेट के सामने खाना रखा। फिर उसने एक छोटी डायरी खोली जिसमें वो ग्राम के हिसाब से सब कुछ लिखती जा रही थी। आज नाश्ते में 2 पराठे, 1 कटोरी सब्जी और 150 ml चाय। ये क्या है भाभी? हिसाब किसका? आप सबके खाने का हिसाब है। रिया, ये क्या तरीका है? अब मेरे बेटों के खाने का हिसाब रखोगी तुम? मम्मी जी, आप ही ने तो कहा था हर चीज का हिसाब होना चाहिए, तो मैंने सोचा अब सिर्फ खाना ही क्यों, पूरा घर का ही हिसाब रख लेते हैं। साबुन कौन कितना उपयोग कर रहा है, कौन कितना तेल उपयोग कर रहा है, किसने कितनी देर तक पंखा चला कर रखा है, कितनी बिजली किसने उपयोग की है, सबका हिसाब इस डायरी में लिख लूंगी मैं। शारदा देवी कुछ पल चुप रही। ये वही शब्द थे जो वो सालों से बोलती आ रही थी, लेकिन पहली बार वो शब्द उनके सामने वापस रख दिए गए थे। तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बिल्कुल सही मतलब निकाल रही हूँ। अब से आपने जैसा मुझे सिखाया है और आपको जैसा पसंद है वैसा ही होगा, आप बस देखती जाइए। अब घर में हर चीज बदल रही थी, लेकिन बाहर से देखने पर सब कुछ वैसा ही था। बस फर्क इतना था कि अब गिनती सिर्फ एक तरफ नहीं हो रही थी। जो बातें सिर्फ बहुओं पर लागू की जाती थी, जब वही बातें बेटी के सामने आने लगी तो शारदा देवी का कलेजा जैसे फट के बाहर आने को था। मम्मी, आज मैं बच्चों को छोड़ने गई थी तो सोचा वापस भी शाम को ही आऊंगी। आज वहीं रुक जाती हूँ शाम तक। हाँ हाँ बेटा, तेरा अपना ही घर है, जब मन करे आ जाया कर। मम्मी, मुझे बड़ी तेज भूख लगी है, आज आपने नाश्ते में क्या बनाया है? अरे आज तो रिया ने आलू पूड़ी की सब्जी बनाई थी, रुक मैं अभी कहती हूँ तेरे लिए लेकर आएगी। दीदी पानी। रिया, जरा नाश्ता भी लेकर आना किंजल के लिए, बड़ी भूख लगी है उसे। सुबह आलू पूड़ी बनाई थी ना, वही लेकर आ। अरे मम्मी जी, आप भूल गई क्या? मैंने आटा, आलू सब कुछ तराजू में तोल कर बनाया था, ना कोई आलू बचा है ना ही पूड़ी। क्या? कुछ भी नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं, आप नमकीन और मिठाई लेकर आए, तब तक मैं दिन को खाना खा लूंगी। हाँ लेकर आती हूँ। पता नहीं तराजू में कितना तोल देती है, कुछ बचता ही नहीं। कुछ देर बाद रिया 1 केला, 1 पीस मिठाई, कटोरी में थोड़ा नमकीन, ये सब लेकर आती है, जिसे देखकर किंजल और शारदा बहुत ही हैरान हो जाती हैं। ये क्या है रिया, 1 पीस मिठाई और 1 केला? मम्मी जी, आप ही तो कहती हैं कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपने कैसे मेरे पापा को एक मिठाई खाने से रोक दिया था, याद है? मैंने सोचा दीदी को ज्यादा दे दूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं सब कुछ 50 ग्राम तोल कर लेकर आई हूँ। मम्मी, आप मुझे गिनकर खाना देने को बोलती हैं। अरे नहीं बेटा, वो तो मैं बस। मैंने सही किया ना मम्मी जी, आपने जो मुझे सिखाया है मैं वही अपना रही हूँ। दीदी, आप दिन के खाने में 2 रोटी लेंगी और 100 ग्राम सब्जी, इतनी तोल कर रख दो। छोड़ो, मैं घर जा रही हूँ, मेरा पेट ऐसे ही भर गया। अरे किंजल सुन तो। अरे दीदी तो चली गई, अब इस मिठाई का क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं ही खा लेती हूँ, वेस्ट नहीं होनी चाहिए ना। जब अपने कर्मों का फल खुद को चखने को मिलता है तो अक्सर वो कड़वा ही लगता है। शारदा के साथ वही हो रहा था जो वो रिया के साथ कर रही थी। आज रिया ने उसका ही मुंह तोड़ जवाब दिया था, वो भी शारदा की पॉलिसी को ही अपनाते हुए। रिया, आज दाल थोड़ी कम लग रही है। हाँ मम्मी जी, मैंने 10 ग्राम कम रखी है। क्या?
क्योंकि कल आपने कहा था थोड़ा कम खाना अच्छा होता है सेहत के लिए। अब से आप भी ना डाइट करना चाहती हैं, तो मैंने सोचा आपकी मदद कर दूं। अरे इतने गंभीरता से कौन लेता है बात को रिया? आप लेती है मम्मी जी, आपको नाराज कैसे कर सकती हूँ मैं? आप कुछ कहें और मैं ना मानूं, ऐसा कभी हुआ है क्या? घर में पहली बार किसी ने शारदा देवी की ही भाषा बोल दी थी, और वो भाषा अब उन्हें अजीब लग रही थी। लेकिन रिया भी अब कहाँ रुकने वाली थी। उसे अब इस गेम में मजा आने लगा था। अब घर में छोटी छोटी चीजें भी बड़ी लगने लगी थी, क्योंकि हर चीज अब महसूस नहीं मापी जा रही थी। अब तो घर में हर चीज गिनी जा रही है। हाँ, जैसा आप चाहती थी। अब सब कुछ इक्वल है, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। अरे मेरा मतलब ये नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? अब तो रिया आपकी तरह ही बन गई है। हर चीज का हिसाब है, साबुन का, तेल का, खाने का, सब कुछ। आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपने उसे अपने जैसा ही बना दिया। शारदा देवी चुप हो गई, क्योंकि पहली बार उनके पास अपने शब्दों का कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह रिया ने फिर तराजू रखा, लेकिन इस बार सिर्फ खाना नहीं, हर चीज के लिए नोट्स थे। कितना बोलना है, कितना खाना है, कितना खर्च करना है। अरे बस करो रिया। क्यों मम्मी जी, आप ही तो कहती हैं हिसाब जरूरी है। तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बस वही कर रही हूँ जो आपने सिखाया है मुझे। तो तुम्हें लगता है मैं गलत थी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन तुम्हारा तरीका यही कह रहा है कि सब कुछ नाप तोल कर होना चाहिए, निवाला भी यहां तक। बराबरी का मतलब ये नहीं होता कि इंसानियत ही गायब कर दो। लेकिन आप ही तो कहती थी थोड़ा भी एक्स्ट्रा नुकसान है। अगर कोई एक भी पराठा ज्यादा भी ले लो तो आप टोकने लगती थी। तब इंसानियत कहाँ गई थी? मैंने सब कुछ आपसे ही सीखा है। आपने जो बर्ताव मेरे और मेरे मायके वालों के साथ किया है, मैं बस वही कर रही हूँ। अरे लेकिन तुमने घर को बहुत अलग बना दिया है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने नहीं, आपने बनाया है। मैंने आपको फॉलो किया है। मैंने? हाँ, आपने हर चीज को इतना हिसाब में रखा कि मुझे भी हिसाब में आना पड़ा। जिन घरों में बहुओं के निवाले तक गिने जाते हो, वहां जब बहुएं सामने पलटवार करती हैं तो उन्हें ही गलत माना जाता है। लेकिन आप देखिए, मैंने तो ऐसा कुछ अलग नहीं किया। मैंने बस आपने जो जो कहा उसी को सीखा। खाना अब बिल्कुल नाप तोल कर बनाया जाता है, वेस्ट भी नहीं होता जैसा आप चाहती थी। मेरी बेटी इस घर से भूखी चली गई तुम्हारे इस तराजू के चक्कर में। आपको अपनी बेटी का दुख दिख रहा है, उसकी भूख दिख रही है। मैं कितनी रातें भूखी सोई हूं, क्योंकि आप हर निवाले को गिनती थी। मैंने इस घर में आने से पेट भरकर खाना ही छोड़ दिया। लेकिन वो आपको नहीं दिखा। मम्मी भाभी सही कह रही है, आपने सब कुछ शुरू किया है, वो बस आपको आपका ही स्वाद चखा रही है। मैंने तुम दोनों को कभी रोका है क्या खाने से? क्योंकि हम आपके बेटे हैं। किंजल दीदी आपकी बेटी है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि रिया भी किसी की बेटी है। उसके साथ हिसाब रखना उसे पराया फील करवा सकता है। हम बहुओं को लक्ष्मी मानते हैं और घर में ले आते हैं उन्हें अन्नपूर्णा कहकर, उनसे सब कुछ करवाते हैं। लेकिन वही ससुराल वाले हर पैसे का, हर बात का, यहाँ तक कि बहुओं के निवाले तक को गिनता है। क्या ये सही है? अगर मेरी पत्नी के साथ भी यही होने वाला है तो मैं कभी उसे इस घर में नहीं लाना चाहूंगा जहां वो पेट भरकर खाना भी ना खा सके। अरे मैंने बस वही सीखा जो मेरी सास ने मेरे साथ किया था। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अगली पीढ़ी के साथ भी गलती करें। आप रिया को इस दर्द से बचा भी सकती थी, लेकिन आपने सोचा कि अगर मैंने सहन किया है तो उसे भी करना होगा। इस बार रिया अकेली नहीं थी, उसके पति और देवर ने उसका पूरा साथ दिया। शारदा को एहसास हुआ कि जब तराजू में रिश्ते और जज्बात तोले जाते हैं तो कितना दर्द होता है। हमारी पहली पीढ़ी के साथ जो भी अन्याय हुआ है, हमें उसे बदलने की जरूरत है कि ना कि अगली पीढ़ी को उसे सौंपने की। माँ, आप इतना समझाने के बाद फिर से तराजू लेकर बैठी हैं? हाँ, आज मैं सब कुछ तोल कर बहू को देने वाली हूँ। माँ, अब ये सब कोई बीच में नहीं बोलेगा। रिया यहाँ आओ, ये लो 100 किलो मेरा प्यार, 80 किलो मेरा दुलार, और ढेर सारा जो तराजू में तोला नहीं जा सकता है वो है मेरा आशीर्वाद। माँ, आपने तो डरा ही दिया था। अरे वो तो मेरी पुरानी आदत है। प्रो निकली माँ तो। निहार और चित्रा की शादी होने वाली होती है। शादी से पहले दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। दोनों इस शादी से काफी खुश भी होते हैं। लेकिन एक दिन चित्रा की मौसी की बेटी हेमा उससे मिलने आती है। और बता चित्रा, शादी की तैयारियां हो गई? कहाँ हेमा दीदी, शादी की तैयारी इतनी जल्दी कहाँ से होती है? अभी लहंगा और ज्वेलरी लेना बाकी है, मेकअप का सामान भी बाकी है, इसलिए तो मैंने आपको बुलाया है। आप गाइड कर दो मुझे, मेकअप का ज्यादा आइडिया नहीं है मुझे।
मैं तेरा मेकअप का सारा सामान खरीदवा दूंगी। ठीक है दीदी। अरे हाँ, फुटवेयर की शॉपिंग भी अभी बाकी रह गई है। वो सब हो जाएगा, तू उन सब की चिंता मुझ पर छोड़ दे। ये बता कि निहार तुझे कैसा लगा, मिलती विलती है कि नहीं? मिलती तो हूँ दीदी, हम तो लगभग रोज ही मिलते हैं। संडे को अलग से टाइम स्पेंड करते हैं। निहार तो बहुत ही अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। देखो ना, मुझे फिट और हेल्दी रखने के लिए उन्होंने मुझे योगा क्लास ज्वाइन करवाया है। वो रोज शाम को मुझे पिक करने आते हैं और मुझे योगा क्लास छोड़कर ही घर जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने मेरी डाइट प्लान के लिए डाइटिशियन भी लगवा दिया है। सच में, ही इज सो मच केयरिंग। मुझे ऐसा ही पति चाहिए था। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू इन मर्दों को अच्छी तरह से नहीं जानती। इनका दिल काबू में नहीं रहता, आज इस लड़की पर तो कल उस लड़की पर। नहीं दीदी, निहार ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद देखा है, उनके सामने चाहे कितनी भी खूबसूरत लड़की आ जाए ना, वो मेरे अलावा किसी दूसरी लड़की की तरफ देखते भी नहीं है। फिर भी चित्रा, तू जरा संभल कर रहना, निहार पर नजर रखना। मैं मानती हूँ कि वो ऐसा नहीं है, लेकिन तूने वो कहावत तो सुनी है ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी। तेरी जरा सी भी लापरवाही तेरी शादीशुदा जिंदगी में दूसरी लड़की की एंट्री करवा सकती है। अच्छा। हाँ, मैं तो खुद सौरभ पर कड़ी नजर रखती हूँ। देख, हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं, फिर भी मैं इन्हें जरा सी भी ढील नहीं देती। कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सब हिसाब रखती हूँ। तुम शायद ठीक कह रही हो दीदी, मैं भी निहार पर कड़ी नजर रखूंगी। हाँ, इन मर्दों के साथ यही करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। अपनी गृहस्थी को बचाना चाहती हो तो निहार की नकेल अपने हाथ में रखना। चित्रा ने हेमा की बात को गांठ बांध लिया था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो अब निहार की हर क्वालिटी का लेखा जोखा रखेगी। चित्रा के मन में शक की बीज डालकर हेमा तो अपने घर चली जाती है, लेकिन चित्रा शादी से पहले ही निहार पर शक करना शुरू कर देती है। निहार रोज शाम को ऑफिस से घर लौटते वक्त चित्रा के घर आता, उसे पिक करके योगा क्लास छोड़ता। एक दिन शाम के 6:30 बज गए हैं, अब तक तो निहार मुझे पिक करने आ जाते थे, आज कहाँ रह गए? चित्रा उसे फोन करती है तो उसका फोन बिजी मिलता है। निहार का फोन बिजी है, कहीं वो किसी लड़की से बातें तो नहीं कर रहे? चित्रा फोन काटकर फौरन हेमा को फोन करती है और उसे रिपोर्टिंग करती है। हेमा दीदी, आप सही कह रही थी, आज निहार अभी तक मुझे लेने नहीं आए हैं और उनका फोन भी बिजी है। देखा, मैंने तो कहा था ना, इन मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता, ये कभी सुधर नहीं सकते। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि इसी बीच चित्रा के पास निहार का फोन आता है। दीदी, मैं फोन रखती हूँ, निहार का फोन आ रहा है। ठीक है, उससे पूछना किससे बात कर रहा था। ठीक है दीदी। चित्रा हेमा का फोन काटकर निहार का फोन पिक करती है। निहार, आज आप कहाँ रह गए और आप फोन पर किससे बात कर रहे थे? चित्रा, आज ऑफिस में मीटिंग थी, उसी में देर हो गई। ऑफिस से जैसे ही निकला, मेरी सेक्रेटरी का फोन आ गया। मैं अपनी फाइल ऑफिस में ही भूल गया था। खैर, ये सब छोड़ो, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, तुम तैयार हो ना? हाँ, मैं तैयार हूँ। 5 मिनट में निहार चित्रा के घर आ जाता है और उसे गाड़ी में बिठाकर योगा क्लास पहुंचाने चाहता है। क्या बात है चित्रा, तुम कुछ बात क्यों नहीं कर रही? बस ऐसे ही। अरे बाबा सॉरी, आज के बाद फिर कभी लेट नहीं करूंगा। अब हैप्पी? लेकिन चित्रा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि शक के बीज से अब अंकुर भी फूटने लगे थे। कुछ दिनों बाद निहार और चित्रा की शादी हो जाती है। विदाई से पहले हेमा एक बार फिर चित्रा को शक वाली कड़वी दवाई पिला देती है। चित्रा, तुझे याद है ना, मैंने तुझे क्या समझाया था? दीदी, तुम चिंता मत करो, मैं निहार पर ऐसा शिकंजा कसूंगी कि वो मेरे अलावा कहीं और जाने की सोचेगा भी नहीं। तुम्हें पल पल की अपडेट देती रहूंगी। गुड। चित्रा विदा होकर ससुराल आ जाती है। निहार और चित्रा दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी शुरू करते हैं, लेकिन इन सब के अलावा चित्रा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था निहार पर नजर रखना। एक सुबह निहार उठकर जल्दी तैयार हो रहा होता है। आज क्या बात है, इतनी जल्दी उठ गए? ऑफिस जा रहा हूँ। आज तो संडे है, आज कौन सा ऑफिस है? चित्रा, विदेशों से मेरे क्लाइंट आए हुए हैं, वो कल चले जाएंगे, इसलिए मुझे उनके साथ मीटिंग करनी है। तुम लंच में मेरा वेट मत करना, मैं आज उनके साथ ही लंच करूंगा। ऐसा कहकर निहार ऑफिस चला जाता है, लेकिन चित्रा के मन में नेगेटिव विचारों के बादल उमड़ने घुमड़ने लगते हैं। आज से पहले निहार किसी संडे को ऑफिस नहीं गए। कहीं निहार का किसी लड़की के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? कहीं वो उसके साथ डेट पर तो नहीं गए? चित्रा फौरन हेमा को फोन करती है और उसे इस बात की रिपोर्टिंग करती है। हेमा दीदी, आज निहार ऑफिस गए हैं। लेकिन आज तो संडे है। वही तो, जब मैंने उनसे पूछा तो कहने लगी कि क्लाइंट के साथ मीटिंग है, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो जरूर किसी लड़की से मिलने गए हैं। ये सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। शादी को अभी कुछ ही महीने बीते हैं और लगे इधर उधर घूमने। अपनी बीवी इनसे संभाल ही नहीं जाती, तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले। जब वो आए तो उसके कपड़े सूंघना, उसमें से लेडीज परफ्यूम की खुशबू आए तो खुद ही पकड़ा जाएगा। और देखना उसके कपड़ों पर किसी लड़की के बाल तो नहीं है। ठीक है दीदी,
चित्रा फोन रख देती है। इधर निहार की क्लाइंट के साथ मीटिंग खत्म होती है और क्लाइंट उसी दिन वापस जाने की इच्छा जताते हैं। निहार को तुरंत उनके लिए फ्लाइट की टिकट बुक करनी पड़ती है, जो कि रात की बुकिंग मिलती है। अब मुझे इन्हें रात को सी ऑफ भी करना पड़ेगा, चित्रा को बता देता हूँ। निहार चित्रा को फोन करके बताता है, चित्रा मुझे आने में रात हो जाएगी, दरअसल क्लाइंट आज ही जा रहे हैं तो इन्हें फ्लाइट में बिठाना होगा। चित्रा का माथा और ठनक जाता है। ठीक है निहार। वो पूरी शाम घर में इधर उधर टहलती है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता। रात के 11 बजे निहार आता है। चित्रा तुम जल्दी से खाना लगा दो, मैं बहुत थक गया हूँ, खाना खाकर सोऊंगा। चित्रा खाना लगाती है और दोनों खाना खाते हैं, जिसके बाद निहार सोने के लिए कमरे में चला जाता है। इधर चित्रा बाथरूम में जाकर हेमा को फोन लगाती है और स्पीकर पर अपना हाथ रखकर हेमा से बात करती है। हाँ चित्रा, बता क्या खबर है। दीदी निहार दोपहर का बोलकर रात के 11 बजे घर आए हैं, पता नहीं सारा दिन किसके साथ थे। हे भगवान, घर में इतनी सुंदर बीवी के होते हुए बाहर दूसरी लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, इसे शर्म नहीं आती। इधर निहार बेड पर हाथ फेरता है तो चित्रा वहां नहीं होती है। ये चित्रा कहाँ चली गई? वो उसे घर में ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। कमाल है, इतनी रात में चित्रा कहाँ चली गई? तभी उसे बाथरूम से खुसर फुसर की आवाज आती है। कहीं चित्रा बाथरूम में तो नहीं? वो बाथरूम के बाहर दरवाजे पर अपना कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है। तो चित्रा बाथरूम में है, लेकिन ये बाथरूम में किससे बात कर रही है? अब निहार भी चित्रा पर शक करने लगता है। चित्रा को बात करने के लिए बाथरूम में जाने की क्या जरूरत पड़ गई? कहीं इसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं? अगर शादी से पहले इसका कोई अफेयर था तो मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? मेरी लाइफ हेल कर दी। परेशान निहार सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। थोड़ी देर के बाद चित्रा बाथरूम से बाहर आती है और दोनों पति पत्नी अपना अपना मुंह फेर कर सो जाते हैं। इसी तरह एक दिन चित्रा और निहार दोनों रात में डिनर कर रहे होते हैं। तभी निहार के मोबाइल की फोन की घंटी बजती है। निहार देखता है कि उसके कॉलेज के दोस्त मनोज का फोन है। काफी दिनों के बाद मनोज का फोन आया था तो निहार फोन लेकर छत पर चला जाता है और काफी देर तक बातें करता है। इधर चित्रा के मन में अजीब सा उबाल आ रहा था। ऐसा किसका फोन है जो मेरे सामने बात नहीं हो सकती थी? जरा देखो तो। चित्रा दबे पांव छत पर जाती है और निहार की बातें सुनने की कोशिश करती है। जरूर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होंगे, वही जिसके साथ संडे को सारा दिन मौज मस्ती की थी। तभी चित्रा देखती है कि निहार छत से नीचे की ओर आ रहा है और वो दबे पांव नीचे आ जाती है और खाना खाने लगती है। रात में जब निहार सो जाता है तो वो चित्रा बालकनी में जाकर हेमा को फोन करती है। हेमा दीदी, निहार दिन पर दिन अपनी गर्लफ्रेंड के इतने करीब जा रहे हैं कि अब तो उसके लिए खाना पीना भी छोड़ देते हैं। आज खाना खाते वक्त उस कलमुही का फोन आया तो खाना छोड़कर फोन लेकर सीधा छत पर भाग गए और पूरे आधे घंटे उससे बात की। तू एक काम कर, कल निहार का फोन चेक करना और उस लड़की का फोन नंबर निकाल कर मुझे दे देना। मैं सीधा करूंगी उसे, मेरी बहन का घर बिगाड़ने चली है। ठीक है दीदी। इधर चित्रा की खुसफुसाहट से निहार की नींद खुल जाती है और वो बालकनी में चित्रा की परछाई देख लेता है। अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए मेरे सोने का इंतजार करती है। मेरा दिल तोड़ दिया इसने। क्या जरूरत थी मेरे साथ शादी करने की जब मुझे धोखा ही देना था। अब निहार ज्यादा परेशान रहने लगता है। उसकी परेशानी उसके चेहरे से साफ झलक रही होती है, जिसे ऑफिस में उसका दोस्त विशाल भाप लेता है। क्या बात है निहार, मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिन से तू खोया खोया सा रहने लगा है। सब ठीक तो है ना? हाँ यार, सब ठीक है। तू सच बोल रहा है? मुझे तो नहीं लगता। विशाल के इतना कहते ही निहार पिघल जाता है। वो उसे सारी बात बताकर अपना दिल हल्का कर लेता है। यार, चित्रा भाभी को मैंने सिर्फ शादी में ही देखा था। देखने में तो काफी सीधी सीधी सी लगती है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद विशाल फिर कहता है, लेकिन आजकल की लड़कियों के दिमाग का कुछ नहीं पता। हो सकता है शायद उसका कोई पास्ट रहा हो और जो अब वापस लौट आया हो। तो एक काम कर, पता करने की कोशिश कर। हाँ यार, मैं भी पता करके रहूंगा। उस दिन से निहार भी चित्रा की जासूसी शुरू कर देता है। होता यह है कि उस दिन ऑफिस के बाद विशाल निहार को मूवी दिखाने ले जाता है। चल तुझे मूवी दिखा कर लाओ, तेरा मूड चेंज हो जाएगा। निहार विशाल के साथ मूवी देखने चला जाता है और रात में देर से घर लौटता है। चित्रा के पूछने पर वो झूठ बोल देता है। निहार, आज आपने बड़ी देर कर दी। हाँ, ऑफिस में ज्यादा काम था, तुम खाना लगा दो। चित्रा खाना लगाने के लिए किचन में जाती है और निहार अपने कपड़े बदलने लगता है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन चित्रा का दिल और दिमाग शक के साए में था। वो निहार का मोबाइल चेक करने लगती है, जिसमें उसे मूवी की 2 टिकटों के स्क्रीनशॉट मिलते हैं जो कि विशाल ने उसे भेजे थे। अच्छा, तो आज ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने गए थे और मुझसे झूठ बोल दिया कि ऑफिस में बहुत काम था और उसका नाम विशाल के नाम से सेव किया हुआ है। चित्रा फौरन हेमा को इसकी रिपोर्ट करती है। हेमा दीदी, आज तो ये उसके साथ मूवी देखकर आए हैं और जब मैंने पूछा कि आज देर कैसे हो गई तो मुझसे कह दिया कि ऑफिस में बिजी था।
इधर चित्रा निहार की शिकायत हेमा से कर रही होती है। उधर निहार, जिसने की सोने का नाटक किया था, वो उठ जाता है और छिप कर चित्रा की बातें सुनने की कोशिश करता है। चित्रा के पास के बारे में पता लगा कर रहूंगा। मैं भी तो देखूं कौन है वो जिससे बात करने के लिए चित्रा मेरे सोने का इंतजार करती है। मतलब अब खुफियागिरी दोनों तरफ से शुरू हो चुकी थी। इतना ही नहीं, निहार भी चित्रा की रिपोर्ट विशाल को करता है। वो उसे फोन करता है। विशाल, तू सो रहा था क्या? हाँ भाई, मैं तो सो गया था, लेकिन तू बता, तूने इतनी रात को कॉल किया, कोई जरूरी बात थी क्या? मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है भाई। तेरी भाभी मुझे सोता समझकर इस समय फोन पर किसी और से बातें कर रही है। अच्छा, तो तूने सुना क्या बातें कर रही है? नहीं सुन पाया यार, इतनी धीरे बात करती है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। जरूर अपने पुराने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होगी। विशाल निहार को समझाने की कोशिश करता है। तू धीरज रख निहार, तू एक काम क्यों नहीं करता? कैसा काम? आराम से बैठकर भाभी से इस बारे में बात कर। नहीं, मैं अब उससे कोई बात नहीं करना चाहता। मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। निहार विशाल से बातें कर रहा होता है कि इधर चित्रा की हेमा से बात चल रही होती है। चित्रा फोन रखने के बाद कमरे में आती है तो निहार को किसी से फोन में बातें करता हुआ देख लेती है। निहार झट से फोन काटकर सोने की एक्टिंग करने लगता है। कर लो बात, फोन क्यों काट दिया? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम कैसे बात करते हो। आ गई अपने बॉयफ्रेंड को सुलाकर बेवफा। और दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगले दिन कोई किसी से कुछ नहीं कहता है। उनके बीच अब सिर्फ जरूरत भर की बातें होती हैं। अब चित्रा निहार पर नजर रखने के लिए उसका पीछा भी करना शुरू कर देती है। निहार के ऑफिस जाते ही वो तैयार होकर उसके पीछे निकलती है। आज तो इन्हें रंगे हाथों पकड़ ही लूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन है वो लड़की जिसके लिए मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन निहार की गाड़ी सीधा ऑफिस के सामने रुकती है और निहार ऑफिस के अंदर दाखिल हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं शाम को फिर आऊंगी, देखती हूँ कि ये किसके साथ रंग रंगलियां मनाते हैं। चित्रा उस समय घर चली जाती है और शाम को फिर आती है और वो ऑफिस के बाहर कहीं छिपकर निहार के आने का इंतजार करने लगती है। निहार विशाल के साथ बाहर आता है और दोनों गाड़ी में बैठकर कैफे जाते हैं। चित्रा उनके पीछे पीछे कैफे तक जाती है और सिर पर दुपट्टा रखकर उनके पीछे वाले टेबल पर बैठ जाती है। ये तो विशाल है, वो लड़की कहीं नजर नहीं आ रही। कोई ना, मैं यहीं बैठकर उसका इंतजार करूंगी, आती ही होगी। आज दोनों की कहानी का दी एंड करके रहूंगी। लेकिन वहां कोई नहीं आता है, क्योंकि निहार की गर्लफ्रेंड तो चित्रा की सिर्फ एक कल्पना मात्र होती है। हेमा ने उसके दिल और दिमाग में जो शक पैदा किया था, वो उसी का नतीजा होती है। निहार और विशाल कॉफी पीकर वहां से चले जाते हैं। चित्रा भी वहां से निकल जाती है और ऑटो करके घर आती है। लेकिन निहार पहले घर पहुंच जाता है और चित्रा को घर आने में थोड़ी देर हो जाती है, क्योंकि उसे ऑटो मिलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। निहार घर आता है तो देखता है कि घर में ताला लगा है। अच्छा, तो मेरे पीछे ये उससे मिलने भी जाती है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि उसका बॉयफ्रेंड उसे कब तक प्यार करेगा। थोड़ी देर बाद चित्रा घर आती है तो वो देखती है कि निहार दरवाजे पर खड़ा है। नजरें मिलती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते। उनके बीच एक कोल्ड वॉर सा छिड़ चुका था। चित्रा ताला खोलकर घर के अंदर आती है और निहार भी घर के अंदर आ जाता है। रात होते ही दोनों अपनी अपनी कहानी लेकर अपने अपने रहनुमाओं को फोन लगाते हैं। उधर चित्रा हेमा से निहार की शिकायत कर रही होती है तो उधर निहार विशाल से चित्रा की। इतना ही नहीं, बातों के बीच बीच में दोनों एक दूसरे को छिप छिप कर देख भी रहे होते हैं। हेमा दीदी, आज तो मैंने इन्हें पकड़ ही लिया होता, लेकिन शायद इन्हें शक हो गया कि मैं इनका पीछा कर रही हूँ, इसलिए तो वो लड़की आज इनसे मिलने नहीं आई। लेकिन कल मैं कोई मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। विशाल भाई, मेरे ऑफिस जाने के बाद तेरी भाभी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। क्या तूने उस बंदे को देखा? कौन है वो? नहीं, मैंने उस बंदे को नहीं देखा, लेकिन आज जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो चित्रा घर पर नहीं थी। मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा। आज मैं चित्रा से पूछ कर ही रहूंगा। कहते कहते निहार गुस्से में आ जाता है और बालकनी में खड़ी चित्रा के पास जाता है। चित्रा उस समय हेमा से बात कर रही होती है। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। चित्रा, फोन पर किससे बात कर रही हो? मेरी भी बात करवाओ। फोन पर हेमा निहार की आवाज सुन लेती है। वो समझ जाती है कि दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा होने वाला है। वो फोन काट देती है। मैं क्यों बात कराऊं? तुम भी तो आधी आधी रात में अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हो। पहले तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मेरी बात करवाओ। क्या? मेरी गर्लफ्रेंड? मेरी गर्लफ्रेंड? हाँ हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। और इतना भोला बनने की कोशिश मत करो। मैं सब जानती हूँ कि तुम उस संडे सारा दिन अपने क्लाइंट्स के साथ नहीं, बल्कि उस लड़की के साथ थे जो उस दिन तुम उसी के साथ मूवी भी देखने गए थे। आज तो मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ ही लिया होता, लेकिन वो आज तुमसे मिलने नहीं आई। इसका मतलब आज तुम मेरा पीछा करते हुए उस कैफे में आई थी? और क्या? मतलब तुम किसी और से मिलने नहीं गई थी?
मैं भला किसी और से मिलने क्यों जाने लगी? किसी और से तो तुम मिल रहे हो, मेरी आंखों में धूल झोंक कर। चित्रा और निहार के बीच हुए झगड़े से निहार को समझ आने लगता है कि मामला कुछ और ही है। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें किसने कहा कि मैं किसी लड़की से मिलता हूँ? तुम्हें मुझ पर शक है ना? तो ये देखो, उस दिन मैं अपने क्लाइंट के साथ था। निहार अपने मोबाइल फोन पर उस दिन की तस्वीरें चित्रा को दिखाता है, जिसमें उसके क्लाइंट उसके साथ बैठकर मीटिंग कर रहे थे। और जहां तक रही मूवी देखने की बात, तो ये देखो मैं और विशाल की सिनेमा हॉल के अंदर की तस्वीरें। इसका मतलब आपकी जिंदगी में मेरे अलावा और कोई नहीं है? नहीं चित्रा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे किसी और की क्या जरूरत है? सॉरी निहार, मैं हेमा दीदी के कहने पर आप पर शक करने लगी थी और आपकी सारी बातें हेमा दीदी को बताया करती थी। तो तुम रात में हेमा दीदी से फोन पर बात करती थी? हाँ। दोनों के झगड़े ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था। चित्रा और निहार एक हो जाते हैं और अब उन दोनों को ना तो हेमा की जरूरत थी और ना ही विशाल की।